नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं एक बेहद ही खास मेहमान, यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 98 हासिल करने वाले आयुष गुप्ता जी। वेलकम आयुष टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू मैम। मैं सभी को आयुष जी के बारे में बता दूं तो आईआईटी दिल्ली से इन्होंने 2019 में पास आउट किया। उसके बाद 2019 के एग्जामिनेशन में यूपीएससी सीएससी में ही वाज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और आज वो हमारे साथ जुड़े हैं बतौर 98 रैंक होल्डर इन यूपीएससी सीएससी 2020। बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू मैम। आयुष, मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी कि ये सेकेंड अटेम्प्ट था आपका और दोनों ही अटेम्प्ट में आप सक्सेसफुल हुए इस बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में। ये जो जर्नी रही है, मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं। सो आई वुड स्टार्ट की इनिशियली मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज देने का सच कोई प्लान नहीं था बिफोर कॉलेज। और आईआईटी दिल्ली में आने के बाद यहाँ पे जब मैंने सीनियर्स को देखा इसकी प्रिपरेशन करते हुए और तो थोड़ा आइडिया लगा। और इनिशियली मुझे मतलब थोड़ा इंटरेस्ट था न्यूज़पेपर्स पढ़ने में और करंट अफेयर से रिलेटेड, तो फिर मैंने सोचा इस पे एक बार ट्राई करते हैं। सो बाय सेकेंड ईयर आई डिसाइडेड टू गिव दिस एग्जाम। और उसके बाद मैंने अपने कोर्सेज और जो यहाँ पे ग्रेजुएशन में जितने भी कोर्सेज थे और उसको इसी तरह से प्रायोरिटाइज किया कि इनिशियली मैंने ज़्यादा कोर्सेज लिए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, ताकि जो फोर्थ ईयर रहेगा स्पेशली जो लास्ट सेमेस्टर रहेगा उसमें मुझे टाइम मिले इसकी तैयारी करने के लिए। तो मैंने थर्ड ईयर में जीएस की कोचिंग ली और फोर्थ ईयर में मैंने ऑप्शनल की तैयारी स्टार्ट की। और फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक मेरा ऑप्शनल कोचिंग के थ्रू कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ थे उसमें मेरे कॉलेज की तरफ से कोई कोर्सेज बचे नहीं थे जैसे मैंने पहले कर लिए थे। तो लास्ट 6 मंथ मैंने टोटली प्रीलिम्स पे फोकस किया। और 2019 प्री में मेरा प्री क्वालिफाई हुआ। एंड देन उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की एंड मेंस भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। देन इंटरव्यू हुआ और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। देन आफ्टर लॉकडाउन जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम नहीं था लिस्ट में। बट फिर उसके बाद 2 महीने बचे थे नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए, तो नेक्स्ट ईयर की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और वो प्री मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक नंबर से क्वालिफाई हो रहा था जो मैंने कैलकुलेट किया था। देन उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की और इस बार मैंने मतलब लास्ट टाइम अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो ऑलमोस्ट मेंस में कुछ मार्क्स कम रहे होंगे। तो बस जब रिजल्ट आया था उसकी मार्कशीट आई थी तो मैंने देखा था तो मेरे ऑप्शनल में पेपर में 110 मार्क्स थे जो जनरली काफ़ी स्कोरिंग होता है। तो मैंने उसी तरह से टेस्ट सीरीज ली ऑप्शनल की और ऑप्शनल पे फोकस किया। साथ ही साथ बाकी आंसर राइटिंग पे भी फोकस किया और मेंस भी क्लियर हुआ। एंड देन लॉकडाउन लग गया, उसके बाद इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया, इस बार मेरी 98 रह गई। आपने सेकेंड ईयर में ही डिसाइड कर लिया था कि एग्जामिनेशन यूपीएससी सीएससी आपको लिखना है, यू हैव टू टेक दिस एग्जामिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम राइट माइंडसेट की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है एग्जामिनेशन में रहना ही। सक्सेसफुल होना तो बहुत ही इनक्रेडिबल सी बात है। तो ये जो राइट माइंडसेट की हम बात करते हैं उसको आपने किस तरीके से अपने अंदर इनकलकेट किया? एक्चुअली मेरा फोकस ये था कि ये एग्जाम दे देते हैं क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो और उसके लिए मतलब मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं लिया और ये सोचा था कि 2 या 3 अटेम्प्ट मुझे इस एग्जाम में देना है अपना 100% देके। और एग्जाम क्लियर होता है तो बहुत अच्छा है और नहीं है तो उसके अलावा भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम में कॉर्पोरेट सेक्टर में है। तो मेरा अप्रोच इसलिए थोड़ा क्लियर था कि ये एग्जाम में स्टार्टिंग में कुछ टाइम मुझे फोकस करना है और इसीलिए कॉलेज के साथ ही मैंने स्टार्ट कर दी क्योंकि उसी टाइम पढ़ाई का थोड़ा वो रहता है। उसके बाद मुश्किल होता है जॉब छोड़ के वापस पढ़ाई करना। तो मैंने उसी टाइम इसलिए कोचिंग भी जल्दी ली और ये मेरा अटेम्प्ट दिया। और इसीलिए मतलब मुझे थोड़ा क्लैरिटी थी कि इस तरह से मैं अप्रोच करूंगा तो रिजल्ट देखा जाएगा जो होगा, अभी तो हम इस पे फोकस रखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स है कॉलेज में है या फिर फर्स्ट टाइम इस एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं, जो राइट फाउंडेशन डेवलप करना चाहिए उसको किस तरीके से करना है, क्या समझ अपने अंदर डेवलप करनी है इवेंचुअली इस एग्जामिनेशन के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें कब देना है एग्जाम। और उसके लिए थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए कि ऑप्शनल कब तैयार करना है या जीएस कितना करना है, आंसर राइटिंग पे कितना फोकस देना है। सेकेंडली ये है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर कि हाँ ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा।
थोड़ी मेहनत करेंगे और राइट डायरेक्शन में रहेंगे तो जनरली मैंने देखा है और भी मेरे साथ में है, तो अगर जनरली राइट डायरेक्शन में अप्रोच होती है तो एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, किसी ना किसी अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो दो चीज ये मैंने, तीसरी है कि जब आप डिसाइड कर लो आपको एग्जाम देना है तो उस हिसाब से आपको बाकी चीजें प्रायोरिटाइज करनी होती है कि कॉलेज में पढ़ाई पे कितना टाइम देना है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितना टाइम देना है। और जो एक फाउंडेशन की बात की है सिविल सर्विसेज में, और क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है तो वो है कि एक ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जो ये जर्नी है उसी को आप एक तरह से प्रिपरेशन मानिए कि न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है, और उसके अलावा जो आपके आसपास जो एक्टिविटीज हो रही है उसको आपको लिंक करना है कि किस तरह से ये किस तरह से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे आईआईटी के बाहर एक रैन बसेरा टाइप है जहाँ नाइट शेल्टर जिसे कहते हैं, पर बहुत सारे लोग वहाँ पे रहना नहीं चाहते, तो इसके पीछे आप उसका कारण जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब मैंने ऐसा वहाँ पे टी स्टॉल था वहाँ पूछा था तो उन्होंने कहा कि अगर ये यहाँ छोड़ के चले जाएंगे तो नेक्स्ट डे इनकी जगह कोई और यहाँ पे सामान बेचने आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें होती है कि जो भी हमारा आसपास होता है हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो वो एक अप्रोच इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि जब आप प्रिपरेशन में जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा विजिलेंट रहें, जो भी आपके आसपास चीजें चल रही हैं आप उसको समझें कि क्या सुधार उसमें हो सकता है, क्या परेशानियां उसमें हैं। yes. सिर्फ आपने राइट डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी की बात की है, मैं आपकी स्ट्रैटेजी पर आना चाहूंगी। क्या स्ट्रैटेजी आपने लिए अपनाई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सुन के अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बदलते हैं, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज टू मेक वन स्ट्रैटेजी एंड स्टिक टू दैट स्ट्रैटेजी। हाँ, तो इसका मैं स्टार्टिंग करूंगा प्रीलिम्स से, और उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो तैयारी होती है वो काफी डिस्क्रीट नहीं होती है कि प्रीलिम्स के लिए हम सेपरेट तैयारी करेंगे, मेंस के लिए अलग करेंगे, क्योंकि सिलेबस जनरली सेम होता है, और जो आपकी प्रिपरेशन होती है वो आपके कंसेप्ट से बिल्डअप के लिए होती है। तो जो एक बेसिक तैयारी होती है वो आपकी सेम होगी, उसके बाद जो एग्जाम स्पेसिफिक आपको डिफरेंट प्रीलिम्स में अलग अप्रोच रखनी है, मेंस में अलग रखनी है, एंड इंटरव्यू में अलग रखनी है। तो जो बेसिक बुक्स होती है जो एनसीईआरटी से स्टार्टिंग होती है किसी भी एस्पिरेंट की, तो सभी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स है इसमें आपको एनसीईआरटी अच्छे से कवर करनी है। मतलब बहुत बार ऐसा लगता है बहुत छोटी बुक है, लेकिन वो अगर आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो उसमें एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी, वो आपको डेवलप करनी है। सेकेंडली न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि वो एक तरह से आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देता है। जैसे कुछ भी चीज अगर आप इन जनरल अगर आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी में या इकोनॉमी में, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आप न्यूज़पेपर के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो कैसे यहाँ पे मटेरियलाइज हो रहा है। थर्डली मतलब न्यूज़पेपर और बुक्स के अलावा यह है कि आप उसके बाद पेपर पे फोकस करो। जैसे प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखो और सिलेबस को समझो। मतलब न्यूज़पेपर के बाद और बेसिक बुक्स के अलावा आपको जो सिलेबस है उसके आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या एग्जैक्टली वो पूछना चाहते हैं, और उसके बाद सिलेबस के साथ साथ एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आपको करना चाहिए, ताकि सिलेबस में क्या है और सिलेबस में से वो क्या पूछना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज आपको प्रीवियस ईयर्स और सिलेबस के थ्रू पता पड़ती है। और जो बेसिक बुक्स है एनसीईआरटीज के अलावा सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होती है, वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। तो ये सारा एक बेसिक अप्रोच आपका रहना चाहिए। उसके बाद मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो उससे हर एग्जाम की अपनी अपनी तैयारी होती है। प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट अलग होते हैं, मेंस के लिए अलग रहेंगे, और इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज टाइप रहते हैं। तो इन सबको आपको अलग अलग सेपरेटली फोकस करना चाहिए। सर आपने आपने जैसे बात की अभी प्रीलिम्स, मेंस और डिफरेंट मॉक टेस्ट कितना जरूरी है देना, मैं शुरुआत करूंगी प्रीलिम्स से। अगर हम प्रीलिम्स का देखें तो दिन पे दिन इवॉल्व होता है, इवॉल्व हो रहा है। किस तरीके से प्रीलिम्स को अप्रोच करना है, हम अब लॉजिकल रीजनिंग, जो इंटेलिजेंट गेसिंग जिसे हम कहते हैं कई बार, वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये समझ कैसे डेवलप होगी प्रीलिम्स के लिए? मैं प्रीलिम्स में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक वो है जो हमेशा ही प्रीलिम्स अच्छे खासे डिफरेंस से क्लियर करते हैं, जनरली 130 140। कुछ लोग होते हैं जिनके हमेशा आते हैं, तो उनका एक अप्रोच अलग होता है। और एक दूसरे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका अगर पेपर अच्छा जाता है तो प्रीलिम्स क्लियर होगा, और पेपर खराब जाता है तो क्लियर नहीं होगा। तो मैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूंगा। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो बेसिक बुक्स हैं, तो अगर स्टार्ट करें हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री में सबसे पहले एनसीईआरटी है। उसके बाद जो आर्ट एंड कल्चर, मतलब तीनों सेक्शन के लिए एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है।
फिर एंशियंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक मैंने रेफर की थी। उसके बाद जो मॉडर्न है, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने बिपिन चंद्रा की 1857 से लेके जो 1947 तक के इवेंट्स है उनकी एक बुक है, उसको मैंने रेफर किया था। उसके अलावा स्पेक्ट्रम में जो अपेंडिसेस पार्ट होता है जिसमें हर इवेंट का दिया है कि क्या ट्राइबल मूवमेंट्स हुई, क्या पीसेंट मूवमेंट्स हुई, मैंने उसको यूज किया। और इसका फॉर्मेट मैंने ये रखा था कि जैसे नोट्स मेकिंग मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ेगी और बुक से रिवीजन उतना एफिशिएंटली हो नहीं पाएगा, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। तो मैंने ऐसा किया था कि कोई भी जो बुक होती है, एक बुक को बेस बनाया था। जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस था, तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स के हिसाब से मेरे नोट्स की हेडिंग होती थी और उस एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स की समरी मेरे नोट्स में होती थी। उसके बाद जो मैंने कोचिंग में जो कोचिंग के नोट्स होते थे वो एड ऑन्स होते थे, तो इस तरह से मेरे नोट्स हिस्ट्री के बने। सिमिलरली ज्योग्राफी में मेरे हिसाब से एनसीईआरटी प्लस कोचिंग नोट्स मेरे लिए सफिशिएंट थे, मैंने किसी और बुक को रेफर नहीं किया। इकोनॉमी में मैंने श्री राम आईएएस की जो बुक होती है उसको पढ़ा था, साथ साथ कोचिंग के नोट्स मुझे काफी हेल्प किए थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी जो बचता है, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बुक है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, और मेंस में भी ठीक ठाक हेल्प मिल जाती है उससे। तो ये बेसिक बुक्स मैंने यही रखी थी। उसके अलावा ज्योग्राफी में कोई अलग बुक तो नहीं करना है, लेकिन एटलस को बहुत अच्छे से रेफर करना है। फॉर एग्जांपल जो एटलस में इंडिया के मैप के पीछे जो बहुत सारे 10 एक पेज तक मैप्स ही बने हुए, क्रॉपिंग पैटर्न है या ज्योग्राफिकल फीचर्स है इस तरह के, तो उन मैप्स को अच्छे से पढ़ के बार बार पढ़ के हमें काफी कुछ आइडिया लग जाता है। तो ये एक तरह से कुछ बेसिक बुक्स हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ अलग बुक्स नहीं पढ़ी, जो करंट अफेयर मटेरियल्स अलग अलग कोचिंग का आता है या न्यूज़पेपर में आता है उसके हिसाब से किया था। और बाकी जो कुछ टॉपिक्स बचते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री रह गया, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो और उसके बाद कोचिंग नोट्स उसमें ऐड कर लो, तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि उतने ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री के। और जनरली मुझे लगता है कि आपका इनपुट उसी प्रपोर्शन में होना चाहिए जितना आपका आउटपुट एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर एंशियंट और मेडिवल आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ तो मैं उसे थोड़ा अवॉइड करता था पढ़ना, क्योंकि उसमें जितना भी ज्यादा मैं इनपुट देता था मुझे आउटपुट उतना ज्यादा मिलता नहीं था। तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही इसमें इनपुट देता था, लास्ट क्लास में पढ़ लेता ताकि ऊपर ऊपर से चीजें याद रह जाए। तो उस तरह से मैं करता था। बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस जो पेपर 2 का पार्ट है, वो मेरा ऑप्शनल के थ्रू कवर हुआ था। मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा ऑप्शनल था। इसके बाद एग्रीकल्चर और कुछ ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब सिलेबस एग्रीकल्चर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ये सारी चीजें मतलब मुझे लगता है कि इसके लिए अलग से कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपको थोड़े क्वेश्चंस देखना चाहिए कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं। काफी लोग ये जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, जैसे पेपर 1 में कम्युनलिज्म और सोशियो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया या अर्बनाइजेशन, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें सोचते हैं कि हम इसमें कहाँ से मटेरियल इकट्ठा करें, क्या पढ़े। पर मेरा ऐसा मानना है कि इन क्वेश्चंस को आप टॉपिक वाइज पढ़ने से अच्छा क्वेश्चंस वाइज पढ़ें कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चंस आए हैं और उस क्वेश्चंस में क्या आपको अप्रोच रखनी है। तो ये एक तरह से मेरा बेसिक स्टडी मटेरियल हो गया था। सॉरी, इसमें मैं एथिक्स भूल गया हूँ। तो एथिक्स के लिए मैंने ये किया था कि ल्यूसेंट की एक बुक आती है लेक्सिकॉन की, तो उस बुक से मैंने जो भी मतलब जो टर्म्स होती सिलेबस में दिया था उसके नोट्स बनाए थे। साथ ही साथ कोचिंग के जो नोट्स थे उनको ऐड ऑन किया था, और इनको मैंने अपने तरह से समझा था, मतलब नेट का यूज किया था, यूट्यूब का यूज किया और इन कंसेप्ट को अपने वर्ड्स में समझा, और थोड़े एग्जाम्पल्स मैंने नेट से उठा के इसमें डाले थे ताकि इन क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से हो जाए। तो एथिक्स में यही अप्रोच रही है। और एक तरह से बेसिक स्टडी मटेरियल जीएस का हो गया है। ऐसे अगर बचा है तो ऐसे में मैंने ये किया था कि जो मैं पूछूंगी। ओके ओके, तो जीएस का एक तरह से स्टडी मटेरियल इतना ही था। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि मतलब हर एग्जाम का एक अलग अप्रोच होता है। जैसे प्रीलिम्स हुआ तो ये जो एक बेसिक मटेरियल है ये हो गए। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स करना रहेगा, तो करंट अफेयर्स में आप न्यूज़पेपर डेली रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा किसी भी बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स डेली करंट अफेयर्स डालती है, तो उन किसी एक वेबसाइट में से आप डेली करंट अफेयर्स आप मंथ में एक दिन पूरे मंथ के डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो उस तरह से आपका करंट अफेयर्स कवर होगा। अब ये हो गया हमारा प्रिपरेशन पार्ट। अब जब हम एग्जाम की तरफ जाएंगे, तो जैसे प्रीलिम्स अगर एग्जाम है तो हमें प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट बहुत सारे देने चाहिए। मैं उतने नहीं दे पाया था, एक्चुअली टाइम उतना नहीं था।
लेकिन मेरे हिसाब से प्री के मॉक टेस्ट देना चाहिए। साथ ही साथ यूट्यूब पे वीडियोस हैं और काफी सारे इस ट्रिक्स टाइप की चीजें होती है जो अलग अलग जगह अवेलेबल हो, जो प्रीलिम्स के लिए काम आती है। तो उन ट्रिक्स का यूज करके आपको मॉक टेस्ट में यूज करना चाहिए ट्रिक्स, और देखना चाहिए कितनी इफेक्टिव है, और उसके बाद आपको पेपर देना चाहिए। और पेपर के टाइम मुझे ऐसा लगता है प्री में थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सेकेंडली कॉमन सेंस का यूज होना चाहिए। ये दो चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री में अराउंड 60 क्वेश्चन आप कर लेते हैं। अगर 100 अटेम्प्ट करके भी आप 60-62 सही कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, किसी भी कैटेगरी से हो। तो जनरली प्री में मतलब यही अप्रोच रखना चाहिए। 35 to 40 क्वेश्चन ही ऐसे रहेंगे जिसका आंसर आपको डायरेक्ट आता है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको किसी न किसी फॉर्म में सोच के, या इंटेलिजेंट गैस जिसे आजकल जिसे लोग कहते हैं, वो हो सकता है। लेकिन वो जब भी होगा जब आपका बेस कवर्ड और थोड़े आपको ट्रिक्स और ये सब लगाना आते हैं। तो मेन चीज यही है, प्री में मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट देके और थोड़ा गैस वर्क करना है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है। तो ये सारी चीजों से आप प्री में सही रहेगा। सर, ये जो पूरा प्रोसेस है फॉर एप्रीहेंशन ऑफ द एटलस, उसको किस प्रकार से करना है, प्रोसेस बाय प्रोसेस? एटलस के लिए मेरे हिसाब से आप स्टार्टिंग में एक बार एटलस खोलो और हर चीज को पढ़ो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब एटलस में आप अलग अलग मैप्स पढ़ो, अलग अलग चीजों के लोकेशन आपको पता पड़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, कोई आपको लगता है कि प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस है, उस प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस को आप एटलस में देखो कहाँ पे है, उसके आसपास क्या चीज सिचुएटेड है। और बहुत बार अगर टाइम नहीं हो एटलस खोलने का तो गूगल मैप्स है, उसमें भी काफी चीजें पता पड़ जाती है। बाकी जो रिवर्स है, रिवर मार्किंग करके देखो, सारी रिवर के ऊपर अपने पेंसिल पेन चला के देखो कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो उससे थोड़ा आइडिया बढ़ता है। माउंटेन रेंजेस को आप मार्क कर लो कहाँ पे क्या है। और कहीं ना कहीं किसी ने कोचिंग कोचिंग का मटेरियल होता है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक पार्ट है एक तरह से एटलस से रिलेवेंट, तो उसको आप आइडेंटिफाई करो अपने एटलस में, उसको हाईलाइट कर लो। फिर बाद में जब रिवीजन का टाइम आएगा तो उन्हें खोल खोल के एक एक पेज करके आप देख लेना। और जो ये तो थोड़ा फिजिकल और पॉलिटिकल मैप तो हो गए, उसके पीछे जो बहुत सारे कल्चरल मैप्स टाइप होते हैं, और एग्रीकल्चर, सॉइल, वाटर, इस तरह के मैप्स होते हैं, अर्थक्वेक प्रोन जोन्स। तो इन सारे मैप्स को भी थोड़ा सीरियसली देखना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस वैली का एक क्वेश्चन 2019 प्री में आया था। वो अगर किसी ने इंडस वैली का मैप एटलस में पढ़ा होगा तो उनका वो सही हो गया होगा। तो इस तरह से एटलस को थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये तो बात हो गई एटलस की। अब मैं सर, आपने बुक लिस्ट तो बता दिया कि क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने अलग अलग जेएस के लिए, लेकिन जो अप्रोच होता है अलग अलग जनरल स्टडीज का पेपर, वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी एप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्सेज और जो भी चीजें आपने पढ़ी होती हैं। तो मैं GS1 से शुरुआत करना चाहूंगी। कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन की समझ कैसे डेवलप करनी है, और डिमांड को समझना है। मैं जो मेंस आंसर राइटिंग होता है मैं उसे ऐसा मानता हूँ कि ये एक एग्जाम है जिसे वो सिविल सर्वेंट उन्हें चूज करना है। और जहां भी हम पढ़ते हैं एथिक्स में अलग अलग पेपर में कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट, वो आपको जीएस के थ्रू, जो जीएस आंसर राइटिंग है उसके थ्रू आपको पता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिविटी, क्लैरिटी, नॉलेज, पॉजिटिव अप्रोच, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ये सारी एक क्वालिटीज हम हमेशा पढ़ते हैं कि सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। और ये चीजें मुझे लगता है कि आपके जो मेंस के आंसर राइटिंग है उससे ये पता पड़ता है, तभी उसका वेटेज इतना ज्यादा है कोई एग्जाम में। तो मैं किसी भी आंसर को 4 पार्ट में डिवाइड करता था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता था, फिर बॉडी होती थी, बॉडी में ही वे फॉरवर्ड एक पार्ट होता था, और लास्ट में कंक्लूजन होता था। तो जैसे मैंने कहा कि क्वालिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय योर मेंस आंसर, तो आपको इंट्रोडक्शन में एक ऑब्जेक्टिविटी दिख सकती है। मतलब जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उन्होंने क्यों पूछा है, वो आपका इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी आ गई। साथ ही साथ एक ब्रॉड माइंडसेट होना चाहिए कि ये जो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे, तो ये सिर्फ क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करना चाहिए कि स्पीकर के ऊपर अगर क्वेश्चन है पॉलिटी वाले पार्ट में, तो स्पीकर के ऊपर अगर एक क्वेश्चन है तो वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको इंट्रोडक्शन में एक ब्रॉड विजन दिखाना है, एक ऑब्जेक्टिविटी दिखानी है। फिर जो बॉडी पार्ट होता है मेरे हिसाब से ये आपका नॉलेज सेक्शन होता है, कि आपको इसमें जो भी क्वेश्चन में, जैसे जनरली जीएस के क्वेश्चंस में 3 या 4 पार्ट होते हैं, तो तीनों चारों पार्ट आपके जो होते हैं वो आपके बॉडी में होना चाहिए। एक एक चीज को सेपरेटली आपको एड्रेस करना चाहिए बॉडी में, जो भी इस क्वेश्चन में पूछा है। मैं जनरली उससे लेता था कि कोई भी टॉपिक है तो व्हाट इज द टॉपिक, फिर इश्यूज रिलेटेड टू दैट टॉपिक। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होता था वो वे फॉरवर्ड होता था।
क्योंकि जो एग्जामिनर आपसे अगर कुछ पूछ रहा है तो इसीलिए पूछ रहा है कि ये क्या है, इसमें इश्यूज क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो इसलिए वे फॉरवर्ड हर आंसर में मैं लिखता था और मैं उसे बहुत इंपॉर्टेंट मानता था। और लास्ट में उसके बाद एक कंक्लूजन आता था। तो कंक्लूजन मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं होता था कि इस क्वेश्चन की समरी दे दो या आंसर की समरी दे दो, कभी कभार कुछ नहीं आया तो लिखो। तो जैसे फॉर एग्जांपल इन GS1 जब कंक्लूजन लिखना होता था तो मैं उसमें SDG डाल देता था कि कोई भी जो भी टॉपिक होता है जनरली GS1 में किसी ना किसी SDG से कवर हो जाता है। सोसाइटी का हो गया, डाइवर्सिटी का हो गया, या ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, तो SDG से वो कवर हो जाता था। तो इस तरह से मैं कंक्लूजन एक थोड़ा ब्रॉड रखता था, फॉरवर्ड लुकिंग टाइप रखता था। तो ये मेरा तीनों पेपर में सेम ही पैटर्न रहता था, GS1, GS2 और GS3 में। सर ये तो आपने बताया कि क्या पैटर्न होना चाहिए, कैसे आप आंसर लिख रहे हैं, चाहे वो GS1, 2, 3 के हो गए। जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चन आया है वो किस कॉन्टेक्स्ट से आया है, तो इसको D-Day में कैसे कनेक्ट करना है चीजों से। इसीलिए मतलब मुझे लगता है यही चीज के लिए कि आपका एक ओपन माइंड होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन, अगर हिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है तो हो सकता है कि जैसे अगर अभी जलियांवाला बाग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया होता है लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में, तो हो सकता है कि ये 100 years हुए जलियांवाला बाग को, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो इसलिए आया हो। या ज्योग्राफी में अगर किसी साइक्लोन से रिलेटेड है तो हो सकता है कि 3-4 साइक्लोन अभी रिसेंटली आए थे तो उससे रिलेटेड हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा ओपन माइंड रखना चाहिए, और वही वही आपको एग्जाम में काम देगा। मतलब थोड़ा काम होके आपको पेपर देना है, थोड़ा सोचना है, और इतना ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि एग्जाम ही एग्जाम है। अगर उतना प्रेशर रहेगा तो बहुत मुश्किल है कि आपका अच्छे से हो। आपको बस एक कामली उसको देना है कि यार ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इतने टाइम में मुझे एड्रेस करना है, और अपना बेस्ट मुझे जो भी आता है मुझे इसमें लिखना है। उसके बाद जो मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे, क्योंकि जनरली वैसे भी अगर GS के पेपर में देखो तो अगर आपके 100 मार्क्स हैं तो एक बहुत अच्छे मार्क्स है, और 100 मार्क्स अराउंड 40% होता है। तो 40% भी अगर आपको बहुत अच्छा है तो इसका मतलब है कि आपको एक बहुत अच्छा आंसर नहीं लिखना है, आपको एक जनरल पेपर कंप्लीट करना है, और उसमें जो जो भी चीजें पूछी है उसको लिखना, और थोड़ा बहुत आपकी तरफ से इनोवेशन होना चाहिए, तो उसी के मार्क्स होते हैं। सर GS2 और GS3 काफी डायनेमिक पेपर होता है, तो मैं इस पे थोड़ा सा और चर्चा करना चाहूंगी। करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस बहुत है यहाँ पे इन दोनों पेपर्स में, तो कैसे लिंक अप करने हैं करंट अफेयर्स को जो भी रिसेंट इवेंट्स हो रहे। हाँ देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप कंसेप्ट से लिंक करेंगे तो उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे दिखेगी और उसके मार्क्स मार्क्स मिलेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो, और उसके लिए आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़ना होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, और उसको आपको प्रैक्टिस करके कम्युनिकेट करना आना चाहिए। बहुत बार होता है कि हमें आता बहुत कुछ है और हम लिख नहीं पाते हैं, तो अपना आंसर लिखने के बाद खुद को पढ़ना भी चाहिए कि यार ये जो मैंने लिखा है अगर ये कोई और पढ़ रहा होता तो क्या उसको भी वही समझ में आ रहा है जो मैं लिखना चाहता हूँ। तो मेंस या मतलब GS2, GS3, GS1 या किसी भी मेंस में मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस देना चाहिए। जो टॉपिक्स अगर करंट के हैं या स्टैटिक के हैं, अगर आप प्री क्लियर हुआ है आपका तो एक काफी सीरियस कैंडिडेट है, और आपको सारे नॉलेज तो बहुत अच्छा है। आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, किस तरह से करंट अफेयर्स को आपको स्टैटिक पार्ट से लिंक करना है, या आपको अगर नहीं आता है तो आपको जो आंसर आपको आपको उस टॉपिक के बारे में जो चीज पता है आपको वो लिखनी चाहिए, और उसको जो पूछा है उससे लिंक करना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा इनोवेशन करके आपको पेपर देना चाहिए। अब सारे क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं आते हैं, तो हर कोई कुछ ना कुछ तरह से जुगाड़ करके या कुछ करके आंसर लिखता है, और पेपर कंप्लीट अगर हो जाता है तो जनरली ठीक ठाक मार्क्स आपको GS में आ जाते हैं। सर ये बात हो गई GS1 से 2 और 3 की, अब हम GS4 पे आते हैं। GS4 का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत स्कोरिंग होता है, लेकिन कई बार होता है एस्पिरेंट्स इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। किन खास बातों का ध्यान रखना है GS4 के लिए, और फिर मैं आगे बात करूंगी इसमें केस स्टडीज कैसे सॉल्व करना है। GS4 में सबसे पहले मुझे लगता है कि आपका प्री के पहले GS4 एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट पढ़ लेना चाहिए, और 1-2 बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितनी ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है। तो एक बार प्री के पहले, ताकि आपको जब आप मेंस के टाइम पढ़ोगे तो आपके लिए कुछ चीज नई नहीं होनी चाहिए। ये सभी चीज के लिए कि आप ऐसे ऑप्शनल और एथिक्स एक बार प्री के पहले कर लो, ताकि प्री के मेंस के बीच में जो टाइम है वो आपको रिकॉल और स्ट्रॉन्ग करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको रूट से कुछ चीज पढ़ना है, कि टाइम बहुत कम रहता है। तो GS4 में मैंने जो बुक्स बताई, लेक्सिकॉन से मैंने थोड़ा बहुत रेफर किया था, क्लास नोट्स रेफर किए थे, और इंटरनेट का यूज किया था। मेन इसमें भी मैं यही कहता हूँ कि जो आंसर्स होने चाहिए वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो उस आंसर से दिखनी चाहिए। डेफिनेशन
जरूरी नहीं है जो बुकिश है वो लिखो, आपको उस चीज से क्या समझ में आ रहा है, उसका आपने प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज होते हुए देखा है, या आपने अपनी लाइफ में उस चीज को कैसे यूज किया है। एडमिनिस्ट्रेटर्स का एग्जांपल आप लिख सकते हो कि किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया है जनरली, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक रहे थे TN सेशन सर, तो उनके बारे में आप लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल से आप नेट पे ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे, तो उनका यूज करके आपको थ्योरी सेक्शन में आपको लिखना चाहिए। जो उसमें सिक्स्थ क्वेश्चन होता है, सिक्स्थ का एबीसी, हाँ सिक्स का जो ABC पार्ट होता है, वो जनरली फिलोसोफर्स वाला होता है। तो थोड़ा फिलोसोफर्स का के बारे में पढ़ना चाहिए, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हो जाएगा उसमें से कवर हो जाता है कि फिलोसोफर्स का माइंडसेट क्या था, वो किस क्या अप्रोच थी उनकी, और उसी अप्रोच में आपको भी वो आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यही पूछा है कि इससे उनका क्या मीनिंग रहा है। तो उनके बारे में पढ़ोगे उसके बाद ही उस स्टेटमेंट का आपको सही मीनिंग मिलेगा। तो जो पहला पार्ट होता है थ्योरी सेक्शन, वो उसके लिए बुक्स हैं प्लस एग्जाम्पल्स हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग है। सर केस स्टडीज की बात करते हैं, तो जब हम केस स्टडीज सॉल्व करते हैं, कैसे हमें सारे प्रोस्पेक्ट को अच्छे से एनालाइज करके हमें लिखना है? केस स्टडी में सबसे पहले मुझे ये लगता है कि जब आप केस स्टडी पढ़ो तो उसी टाइम हाईलाइट कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको सेकंड टाइम केस स्टडी पढ़ना पड़े। जैसे 2020 में जो केस स्टडी आई थी वो एक एक पेज की आई थी, अगर किसी ने उसको 2 बार पढ़ा होगा तो उसका पेपर फिर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या कहीं ना कहीं उन्हें मैनेज करना पड़ा होगा, एडजस्ट करना पड़ा होगा। तो एक तो यह है कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम पूरी तरह से आपका दिमाग खुला होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट पूछा है वो लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बार कुछ केस स्टडी आई थी कि मतलब पेपर में नहीं आई थी, टेस्ट सीरीज कुछ आया था, डिस्कशन चल रहा था कि एक मतलब फीमेल है, उन्होंने किसी मेल काउंटर पार्ट पे इस तरह से आरोप लगाया था और उसके आगे अप्रोच थी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें डायरेक्टली एक्शन लेना चाहिए मेल काउंटर पार्ट पे, पर उन्हें एक एक ये भी हो सकता है कि किस तरह से ये झूठा भी हो सकता है, तो हमें पहले वो जो स्टेटमेंट उन्होंने बोली है उसको भी हमें एनालाइज करना है। तो इस तरह से हमें एक जो केस स्टडी होती है उसको पूरी तरह से ओपन माइंड करके एक एक पॉइंट को एड्रेस करना है कि जो उन्होंने लिखा या जो बोला है वो सही भी है या उसको भी चेक करने की जरूरत है। अगर किसी पे करप्शन का आरोप लगा है तो हमें ये अप्रोच नहीं रखनी कि उसको करप्शन के बाद उसके ऊपर क्या एक्शन लेना, हमें ये भी ये भी देखना है कि क्या उन्होंने करप्शन किया है, जो आरोप लगा है वो सही है। तो इस तरह से हमें पूरा होलिस्टिकली उसको देखना है। और सेकेंडली केस स्टडी में हमें जो आंसर लिखना होता है उसको मैं 3 उसमें डिवाइड करता हूँ कि शॉर्ट, इमीडिएट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इन 3 में आपको आंसर लिखना है कि अगर कुछ बाढ़ आई है तो आपको इमीडिएट क्या उसका आपको एक्शन लेना है, शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना है, और लॉन्ग टर्म में आपको किस तरह से पॉलिसीज बनानी है। तो ये अप्रोच करके केस स्टडी लिखना होता है, और साथ ही साथ जितने भी पार्ट्स हैं उनको पूरी तरह एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि केस स्टडीज को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप दूसरी बार उसे पढ़ने गए तो हो सकता है आपका पेपर छूट भी जाए। सर जब हम बात करते हैं कितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं और एक न्यूट्रल आंसर, एक न्यूट्रल पॉइंट पर आना है, कहते हैं ओवर द प्रोसेस ये चीजें डेवलप होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, एथिक्स की जब बात करते हैं तो कैसे ये सारी चीजें समझनी है और अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी है? मैम फर्स्ट टाइमर्स हो तो उन्हें भी मतलब टॉपर्स के आंसर देखना चाहिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए, टॉपर्स के आंसर देखने चाहिए कि टॉपर्स के आंसर में ऐसा क्या है जो उन्हें ज्यादा मार्क्स मिले बाकियों से। और ये चीज तो ये बात सही है कि थोड़ी प्रैक्टिस से ही आएगी कि क्या मतलब क्या अप्रोच रखनी है, क्या सॉल्यूशंस होंगे। तो थोड़ा ओपन माइंड रखना चाहिए और अपना इनोवेशन हमेशा लाना चाहिए कि अगर आप उस जगह हो तो आप क्या करोगे। और तीसरी बात है कि जैसे जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट लेना है, जो आपको सही लगे आपको वो स्टैंड पॉइंट लेना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपने अपना स्टैंड लिया है आप उसको जस्टिफाई कर सको। स्टेटमेंट मतलब आधा अधूरा नहीं होना चाहिए कि यार ये करेंगे फिर ये करेंगे, आपको ये भी लिखना है कि ये करेंगे तो ये क्यों करेंगे, हमने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, ये आपका एक प्रोसेस बताता है कि आप किस तरह से सोचते हो। तो ये चीज ज्यादा जरूरी है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। आयुष, हमने जनरल स्टडीज की बात कर ली, अब हम ऑप्शनल पे आते हैं। आपका ऑप्शनल था PSIR। ये बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट ऑप्शनल है, बहुत सारे लोग इसे ऑप्शनल लेते हैं, लेकिन वही है, बहुत खास बातों का ध्यान इसमें भी रखना है। सोर्सेस सबको पता होते हैं, लेकिन हम कैसे डिलीवर करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो डिलीवरी की मैं आपसे बात करूंगी ऑप्शनल PSIR के लिए। तो मैम सबसे पहले मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं तो मैंने PSIR इसलिए ऑप्ट किया था कि
मैंने पहले जीएस की कोचिंग ली थी और फिर मैंने सभी सिलेबस का, सभी सब्जेक्ट्स का मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो पॉलिटिकल साइंस जो ऑप्शनल था वो मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगा था, एक उसके सिलेबस के सेंस में, और सेकेंडली उसके रिसोर्सेज एज वेल एज जो उसकी जीएस के साथ उसका मैचअप है, मतलब पॉलिटी पूरा कवर होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस कवर होता है, हिस्ट्री काफी हद तक कवर होता है, और ऐसे और एथिक्स में भी उसकी हेल्प मिलती है। तो एक तरह से काफी ओवरलैप रहता है जीएस, इस ऑप्शनल का जीएस से। लेकिन ये पॉइंट हो सकता है कंसिडर करने के लिए, लेकिन ऑप्शनल चूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है कि वो सब्जेक्ट जो आप 6 महीने तक आप पढ़ सको, क्योंकि ऑप्शनल की कोचिंग इतनी लंबी होती है। और कोई भी सब्जेक्ट बाहर से तो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि सोशियोलॉजी में ये पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में ये पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन जब 6 महीने तक आपको पढ़ना है सब्जेक्ट को, तो क्या वो सस्टेनेबल है? क्या आप उसके क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो? क्या हर एक टॉपिक को आप डीप में पढ़ने का आपका मन है? तो ये सोचने के बाद ही आपको सबसे पहले ऑप्शनल सिलेक्ट करना चाहिए। अगर अब मैं पर्टिकुलरली पीएसआईआर की बात करूं, तो मैं अपना एग्जांपल दूंगा कि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जनरली स्कोरिंग होता है, पेपर 2 में कम मार्क्स आते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरे पेपर 1 में 110 आए थे और पेपर 2 में 133 आए थे। तो उस टाइम ऐसा था कि अगर किसी के 133 पेपर 2 में आए तो उसके पेपर 1 में 140 या 150 आने चाहिए थे। मतलब इस तरह से उसका जनरली स्कोरिंग पैटर्न रहता है। तो मैंने फिर पेपर 1 जो काफी थ्योरेटिकल पार्ट होता है उस पर फोकस किया। मैंने टेस्ट सीरीज ली और उनको दिया, उससे मेरा इंप्रूवमेंट किया, और इस बार मेरा पेपर 1 में 156 मार्क्स आए थे। तो काफी, मतलब 46 मार्क्स का जो डिफरेंस है उसी में पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। तो इस बार मेरा ऑप्शनल मुझे काफी हेल्प की थी। अब मैं अगर ऑप्शनल की बात करूं तो सबसे पहले मैं इसके सोर्सेस की बात करूंगा, मैंने क्या सोर्स लिए थे। मैंने शुभ्रारंजन मैम की कोचिंग दी थी, और उन्हीं के नोट्स मैंने पढ़े थे। और आंसर लिखने के लिए मैंने उनके नोट्स लिए, प्लस जो उनकी टेस्ट सीरीज होती थी मैंने उसे सब्सक्राइब किया था। और उस टाइम जो वैल्यू एडिशन डिस्कशन के टाइम मिलता था, इन चीज के अलावा मैंने ऑप्शनल में कुछ और चीज को रेफर नहीं किया। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कभी नेट का यूज किया है, यूट्यूब का यूज किया है, लेकिन ऐसे एज सच अपने वैल्यू एडिशन या नोट्स बनाने के लिए मैंने किसी बुक को रिफर नहीं किया। क्योंकि जनरली अगर कोई आप कोचिंग में जा रहे हैं, वो इतना एफर्ट डाल रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, तो आपका काम होना चाहिए उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ के रिवाइज करने का। तो मैंने मैम के नोट्स पढ़े थे, उनके नोट्स के शॉर्ट नोट्स करके अपने नोट्स बनाए, उसी का मैंने बार बार रिविजन किया। और आंसर राइटिंग पे भी मैंने फोकस उसी तरह से किया जैसे मैंने जीएस में बताया। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन हर आंसर में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्या थीम रही होगी उस क्वेश्चन की। बॉडी में एक एक पार्ट को एड्रेस करना है कि क्या क्या उन्होंने पूछा है। एक तरह से उसमें आपको वे फॉरवर्ड भी, जैसे जीएस में तो आप अलग हेडिंग डाल के वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, ऑप्शनल में एक तरह से थोड़ा फ्लो में होना चाहिए, तो मैंने अलग से नहीं लिखा। उसी में थोड़ा इनोवेशन किया कि ये किस तरह से, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ है तो एंटी डिफेक्शन लॉ एक तरह से एक नेसेसिटी बन गई थी, क्योंकि एमएलएज और एमपीज पार्टी डेली चेंज करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि एक तरह से जो व्हिप जारी हो जाता है किसी भी के लिए, तो व्हिप अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एंटी डिफेक्शन में ला सकते हैं। तो ये दोनों एक तरह से एक एक्सट्रीम बन गए हैं। तो अगर एंटी डिफेक्शन पे कुछ क्वेश्चन आएगा तो वे फॉरवर्ड टाइप में हम लिख सकते हैं नीचे कि जो व्हिप है वो सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन और इतनी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए जो है, जहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है गवर्नमेंट के लिए, तो वहीं पे यूज की जा सकती है। तो इस तरह से कि वे फॉरवर्ड हो गया, ये आपको उस क्वेश्चन में इंक्लूड करना चाहिए। और उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना चाहिए कि इससे आपने क्या सीखा, या इसको, इस चीज को आप यूज करके आगे क्या कर सकते हैं। और क्या होता है कि पीएसआईआर में काफी लोग कहते हैं कि ऑप्शनल बहुत लेंदी है। तो स्टार्टिंग में आपको अगर सिलेबस आप पढ़ोगे तो एक एक टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स है, तो लगता है लेंदी है। लेकिन जब आप पढ़ोगे तो ऐसा लगता है पेपर 1 का पार्ट है, अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली तो बाकी सारी चीजें बहुत हद तक उसमें कनेक्टेड रहती है। तो उस कनेक्शन को आपको आगे जाके अपने आंसर्स में भी यूज करना है कि किस तरह से पेपर 1 में जैसे जो पूछा गया है या जो उसका टॉपिक है वो आपको पेपर 2 में कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 पार्ट ए में पॉलिटिकल थिंकर्स होता है, वेस्टर्न फिलोसफी होती है। तो उसमें प्लेटो कहते हैं फिलोसोफर किंग का एग्जाम्पल लेते हैं कि जो किंग होना चाहिए वो सबसे फिलोसोफर किंग होना चाहिए, उसको सब कुछ आना चाहिए और उसी की बात मानी जानी चाहिए। तो आप इसको पेपर 2 जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है उसमें यूज कर सकते हैं कि अगर हम देखें तो फिलोसोफर किंग जैसा कंसेप्ट नॉर्थ कोरिया में आज लागू है, जहाँ पे जो वहाँ के किंग है उन्हीं की बात मानी जाती है और उन्हीं को सब कुछ सही माना जाता है। तो फिलोसोफर किंग किस तरह से डेंजरस है किसी भी कंट्री के लिए। और उसके अलावा जो एरिस्टोटल ने पॉलिटी का कंसेप्ट दिया है कि कुछ लोग मिलके गवर्न करेंगे, एरिस्टोक्रेसी, और थोड़ी एक तरह से वो डेमोक्रेसी टाइप है।
तो उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं कि भाई जो एरिस्टोटल ने किया वो हम आज के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि किस तरह से वो ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये एक अप्रोच होनी चाहिए, और ये चीज मेरे हिसाब से बार बार पढ़ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके और रिवीजन के थ्रू आती है। तो एक तरह से यही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी हो सकती है ऑप्शनल की, कि आपको बार बार उस टॉपिक को पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, और आपको आंसर राइटिंग पे ये फोकस करना है कि हमको किस तरह से कौन से मटेरियल को कहाँ पे यूज करना है। तो ये एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी ऑप्शनल की है। ये हमने ऑप्शनल की बात कर ली, अब हम एस्से पर आना चाहेंगे। एस्से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे एग्जामिनेशन का, एंड अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपकी यू स्कोर वेल ऑल्सो, यू स्कोर वेरी वेल। एस्से में कैसे किस तरीके से स्ट्रैटेजी एस्से की होनी चाहिए, और एक हमेशा जो क्वेश्चन होता है एस्पिरेंट्स में, एस्से लिखना कब से शुरू करना चाहिए? सबसे पहले जो ऐसे का है, तो मुझे लगता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है फिलोसॉफिकल ऐसे जिसमें आते हैं, और दूसरा है जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे विमेन एम्पावरमेंट या इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो जनरली जीएस से होते हैं। तो जो मटेरियल की बात होती है, तो अगर आप प्री क्लियर किए हो तो आपको काफी सारा मटेरियल आपके पास ऑलरेडी आपके माइंड में होता है जीएस रिलेटेड एसेस के लिए। उसको आप रिफाइन करने के लिए कुछ डेटा और कुछ कोड्स का यूज कर सकते हो। सेकेंडली आप कुछ जब प्रैक्टिस करो तो आप एक रॉ फॉर्मेट में आपके ऐसे का बना सकते हो कि आपको किस तरह से लिखना है। थर्डली जब आप टॉपिक स्टार्ट करते हो, मतलब 4 टॉपिक्स होते हैं उसमें आपको चूज करना होता है, तो आपको थोड़ा उसमें टाइम देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से चूज कर लो कि भाई टाइम बचाना है, टाइम बचाना है। हो सकता है कि अभी आपने टाइम बचा और आगे आपको उसमें कुछ मिला ही नहीं लिखने का। तो थोड़ा टाइम देके सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़ना चाहिए। उसमें क्या पूछा है, एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या पूछा है, और उन एक एक वर्ड को फिर इंटरलिंक करना है कि जैसे ये 2-3 वर्ड है, इन्होंने जो की वर्ड उस ऐसे में, उन तीनों को पढ़ने के बाद उनको इंटरलिंक करना है कि किस तरह से जैसे बीइंग ह्यूमन और बीइंग ह्यूमन पे आया था, तो क्या बीइंग ह्यूमन क्या होता है और बीइंग ह्यूमन क्या होता है, और ये किस तरह से लिंक हो सकते हैं आपस में। तो आपको इस पे थोड़ा टाइम देना चाहिए। उसके बाद एक बार आपने ये सोच लिया, उसके बाद आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है। और मेरा अप्रोच ये था कि स्ट्रक्चरिंग में मैं थोड़ा कम टाइम देता था, और ऐसे लिखते टाइम में थोड़ा ज्यादा टाइम देता था, क्योंकि ऐसे में मुझे लगता है कि एक फ्लो होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए आपका ऐसे फ्लो, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चरिंग में मैं थोड़ा टाइम कम देता था, और जो सोचने का टाइम था स्ट्रक्चरिंग की जगह में ऐसे लिखते टाइम करता था कि ये सेंटेंस लिख रहा हूँ, इस सेंटेंस के बाद जो अगला सेंटेंस है ये दोनों कंटिन्यूस लग रहे हैं, एक एब्रप्ट चेंज आ रहा है। तो एब्रप्ट चेंज ऐसे में नहीं आना चाहिए, जितना कंटिन्यूस फ्लो में लगेगा वो उतना अच्छा रहेगा। तो ये एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी ऐसे की मेरी रही थी। आयुष, अभी आपने मेंशन किया कि जो टॉपिक है उसको एक एक लाइन अच्छे से समझिए, एक एक वर्ड अच्छे से समझिए। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है या फिर जो एस्से में पूछना चाह रहा है वो हम नहीं लिखते, बट जो हमें आता है वो हम कई बार लिख देते हैं। तो इस चीज को कैसे बहुत कॉशियस रह सकते हैं? मैम उसके लिए एक तो प्रैक्टिस लगेगी, और इवेल्युएशन होना चाहिए। आपको ऐसे की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए और इवेल्युएट करवाना चाहिए कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं वो सामने वाले को कैसा लग रहा है। सेकेंडली कि आपको अपने ऐसे खुद से पढ़ना चाहिए, एक बार ऐसे लिखने के बाद खुद पढ़ना चाहिए कि जो मैंने सोचा था लिखते टाइम, क्या वो पढ़ने के बाद भी वही चीज सामने आ रही है। हो सकता है कि आप सोचते टाइम कुछ लिखते टाइम कुछ सोच रहे हो, और जब आप पढ़ रहे हो तो वो बहुत डिफरेंट हो, तो उससे एकदम मार्क्स में बहुत अंतर आ जाता है। तो ऐसे के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो आपने कहा कि कब प्रैक्टिस स्टार्ट किए, तो ऐसे ऐसा टॉपिक है जो काफी जनरल होता है। तो अगर आपको जब आपका मतलब जितनी जल्दी हो सके वीक में एक ऐसे अगर आपका लिखने का टारगेट है तो आप लिखिए, उससे इम्प्रूवमेंट होगा, और ऐसे के मार्क्स से बहुत फर्क पड़ सकता है आपकी रैंक में। तो ऐसे के लिए आपको थोड़ा स्पेशल एफर्ट देना चाहिए। और दो इम्पोर्टेंट चीज वही मैं मानता हूँ कि एक फ्लूइडिटी होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में, और साथ ही साथ आपका लॉजिकल होना चाहिए। आपको एक एक चीज एड्रेस करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे था विमेन और पेट्रियार्की से रिलेटेड कि किस तरह से मतलब विमेन को प्रॉब्लम होती है पेट्रियार्कल नेचर के लिए। तो मैंने जो जनरल होता है वो लिखा था कि कैसे किस तरह से पेट्रियार्की खराब है और इससे प्रॉब्लम हुई है। पर साथ में काउंटर पर्सपेक्टिव भी दिया कि काफी जगह जो मैन है वो इस तरह से नहीं सोचते हैं और विमेन को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो एमसी मैरी कॉम का देखा है कि उनके हस्बैंड ने उनको हेल्प किया है। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव आपको डालना चाहिए ऐसे में कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि विमेन को पेट्रियार्की के कारण हुई है वो प्रॉब्लम, मेन पार्ट तो आपका ऐसे का वही होगा, लेकिन है कि ये भी आपको डालना चाहिए कि किस तरह से काउंटर व्यू भी है जहाँ पे मैन की स्पेशल एफर्ट से विमेन भी सक्सेसफुल रही है। और इस ये एक तरह से एक रोल मॉडल हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिवली उसे कवर करना है और एक एक पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए।
तो यही मेरी स्ट्रेटेजी रही थी। आयुष जी, ये तो हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में बात कर लिया, जनरल स्टडीज की, ऑप्शनल की, एस्से की। किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? मैम स्टडी आईक्यू पे काफी बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते थे या टॉपिक्स आते थे, तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रहता है वीडियो के थ्रू, तो उसका मैंने हेल्प लिया है अपने कंसेप्ट डेवलपमेंट में। तो यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस रहते हैं उनका काफी हेल्प लिया है। आयुष, वी आर ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके और आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। एंड वेरी स्पेशल थिंग इज कि आप हमारे ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये बहुत इट्स अ प्लेजर फॉर अस। थैंक यू मैम। हम सेशन के एंड में आ चुके हैं, कुछ फाइनल टिप्स आप सभी को देना चाहेंगे? आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस रखिए। ये एक एग्जाम है और एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और स्ट्रेटेजी को आपको पूरे डेडिकेशन से फॉलो करना है। सेकेंडली, ये एक एग्जाम है तो उसको एग्जाम की तरह लीजिए, इट्स नॉट एंड ऑफ लाइफ कि इसके बाद कुछ नहीं है, और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं अच्छी, लेकिन 100% दीजिए और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। और थर्डली, हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर कोई आपको शॉर्टकट की तरफ ले जाना चाह रहा है तो उनसे थोड़ा दूर रहिए। मेहनत पूरी बहुत जरूरी है, पूरी मेहनत से एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। सो दीज आर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड बहुत ही स्पेशल नोट के साथ हम एंड करें कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए मेहनत करिए। शायद मंजिल तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन जरूर मिलेगी, इसलिए मेहनत करते रहिए। और थैंक यू सो मच Ayush ji for joining us in this interview session, and the entire team wishes you good health and good luck.